आज की जो हमारी क्लास है वो वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों का सिलेबस है, वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, हमने यहाँ पर ये हिस्ट्री वाला पार्ट है ये पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, और आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इस सिलेबस को ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसको टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम थर्ड टॉपिक जो है इंटरनेट एप्लीकेशंस, और फोर्थ टॉपिक है जो www है, ये दोनों को कवर करेंगे। क्लियर है? तो अपना टॉपिक चालू वर्ल्ड वाइड करते वेब। हैं। हाँ, यस सर। टॉपिक। तो हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। हमारा थर्ड और फोर्थ टॉपिक है। थर्ड टॉपिक था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एप्लीकेशंस, हम इंटरनेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सभी को पता है कि इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल आ ही जाता है, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, बट कुछ अच्छे आंसर इसमें, यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेट को कम्युनिकेशन के सर लिए यूज़ सर किया। सर बोलिए। सर पेपर में मतलब सर एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि हिंदी में आता है? इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, बट वो सिंपल इंग्लिश रहती है, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है? जैसे एक्सप्लेन ओके। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऐसा लिखा हुआ आएगा, तो आसानी से आपको हाँ। समझ में आ रहा है। और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। कई जगह जैसे कम्युनिकेशन में हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में कई सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपको ईमेल करना है, चैट करना है, किसी भी तरीके का डेटा ट्रांसमिट करना है, जैसे अपना फ़ोटो सेंड करना है, कुछ भी चीज़ शेयर करनी है, वो कम्युनिकेशन में आती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला है कम्युनिकेशन के अलावा एजुकेशन में इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है, और आप लोग जानते हैं कि अभी आप एजुकेशन में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए। ठीक है? तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। बिजनेस में इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, जैसे बिजनेस में भी आप देखें कई बड़े बिजनेस हैं जिसमें इंटरनेट के द्वारा उनका डेटा, उनका अकाउंट, उनकी सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, तो सारे ब्रांच का डेटा सेंट्रलाइज करना है, तो उसके लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसकी कई ब्रांचेस हैं, तो आप इस ब्रांच में पैसा जमा करते हैं और दूसरे ब्रांच में जाके पासबुक में एंट्री करा सकते हैं, या दूसरे ब्रांच के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो एक ब्रांच का डेटा दूसरे ब्रांच में अगर जाता है तो उसके लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। वो एक स्पेशल इंटरनेट होता है जिसको इंट्रानेट कहा जाता है। क्लियर है? बिजनेस में काफ़ी बड़े तौर पर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में आप जैसे अभी ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, सिनेमा भी देख सकते हैं, टिकट बुकिंग होती है, ये सारी चीज़ों में एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं उसमें भी इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। केवल आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपको किसी हॉस्पिटल की ऑनलाइन बुकिंग करनी है, अपने पेशेंट का नंबर लगाना है, उसमें उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है, या फिर ऑनलाइन आपको सारी रिपोर्ट्स लेनी है। आपको मैं अभी बता दूं कि जो अभी कोरोना चल रहा है, इसमें आपने किसी को भी देखा होगा जिसने अभी कोरोना का टेस्ट कराया है, कोरोना की जो रिपोर्ट है वो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे ही आप मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। कोरोना के पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल या जहाँ पर भी है उसको इधर उधर मूव नहीं किया जाता, उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो अनटचेबिलिटी बनती है, कोरोना का पेशेंट बार बार रिपोर्ट को टच नहीं करेगा और दूसरे को दिखाएगा नहीं रिपोर्ट, उसके मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहेगा, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड होता है, और वो किसी को भी भेजेगा तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोरोना पेशेंट का मोबाइल नंबर करेक्ट मिलता है। कोई अपना मोबाइल नंबर गलत देगा तो उसको रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी, तो भविष्य में कभी उनको
उस पेशेंट से संपर्क उसके करना बारे में पड़ेगा। पता नहीं चल पाएगा। हाँ, मोबाइल नंबर वो करेक्ट देगा तभी तो उसको रिपोर्ट मिलेंगी। तो वो अगर उस पेशेंट यस सर। को अगर उनको हमको मिलना है तो उस नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, अनटचेबिलिटी बनती है कोरोना पेशेंट से, और दूसरी बात है कि वो मोबाइल नंबर अपना करेक्ट देता है पर्सन, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मेडिसिन के क्षेत्र में आप कई सारी चीज़ें सुने होंगे, जैसे कि ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए रोबोटिक सर्जरी की जाती है, इंटरनेट के ज़रिए रिपोर्ट्स दी जाती है, इंटरनेट के ज़रिए सारी काफ़ी कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी की जाती है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आगे का पॉइंट हम देखते हैं शॉपिंग में। सभी को पता है कि शॉपिंग में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इसमें इंटरनेट के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तो फूड से लेकर के, सब्जी से लेकर के, घर के जो डेली नीड्स आइटम से लेकर के हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। हर चीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए घर पर मंगा सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये आप देखें, ये केवल ये 5-6 पॉइंट थे जिसमें हमने इंटरनेट का यूज़ किया है। इनके अलावा कम से कम 50-60 पॉइंट और आपने ऐसे देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में जिसमें आपने इंटरनेट का यूज़ होते हुए देखा होगा। तो वो सारे पॉइंट्स भी आपको इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो 10 नंबर का अगर पेपर है या 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन अगर 8 नंबर का है तो कम से कम 8 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो 8 पॉइंट आप अपने इसमें से कुछ पॉइंट्स आप हटा भी सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। कल ही आपने देखा था कि जो हमारी सेना है, जो रक्षा विभाग है, वो भी इंटरनेट का काफ़ी यूज़ करती है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ हमारे मंत्रालय में किया जाता है, जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। उसमें आपस में, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो अलग अलग रिमोट सेंटर पर बैठकर आपस में इंटरनेट के जरिए, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते थे और नई नई बहुत योजनाएं और निर्णय लेते थे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सर। सकते हैं। अगर आप डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें देखते हैं, बस आपको रिलेट करके इसमें ऐड करना है। तो मेरे ख्याल से ये जैसे सभी, गेमिंग खेलते हैं। हाँ, गेमिंग के क्षेत्र में भी होता है ना। ये काफ़ी, जैसे अभी रिमोट सेंटर पे बैठ के या रिमोट लोकेशन पे बैठ के कई लोग एक साथ गेम खेल सकते हैं। पहले एक साथ बैठ के खेलना होता था, अब कोई दूसरे रिमोट सेंटर पे बैठा है या रिमोट लोकेशन पे बैठा है और ये कोई यहाँ बैठा है, दोनों एक ही गेम को एक साथ खेल लेते हैं। उसमें भी इंटरनेट का यूज़ होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पबजी और ये अभी जो आपका गेम चल रहा फ्री था फायर। लूडो, हाँ, ये सब काफ़ी सारे गेम है, आप एग्जांपल में लिख सीओडी। सकते हैं। अगला चौथा पॉइंट हम देखेंगे, क्योंकि ये छोटा पॉइंट था इसलिए आज दो दो टॉपिक हम कवर करेंगे। चौथा पॉइंट या चौथा टॉपिक जो है वो है WWW, जिसको सभी ने सुना है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड यस सर। वेब, और इंटरनेट इसी पर बेस्ड होता है। इंटरनेट, मैं आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एकदम सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा कलेक्शन है डेटा का, जिसमें कई सारे डेटा वेबसाइट या वेब पेज के रूप में आपके पास रहते हैं और अलग अलग सर्वर पे रहते हैं। तो उन सारे सर्वर्स को, सर्वर की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या में सर्वर्स हैं। हर सर्वर पे बहुत ज़्यादा मेमोरी है, हर मेमोरी में कई ज़्यादा फाइल्स हैं और हर फाइल्स में बहुत सारे डेटा है। यानी कि डेटा का एक विशाल समूह जो है वो WWW या वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। पूरी दुनिया में जितने डेटा हैं उनको एक नाम दिया जा सकता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर उपस्थित जितने भी डेटा हैं उनका नाम दिया जा सकता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का काम होता है कि सारे के सारे डेटा को, सारे के सारे सर्वर, सारे के सारे फाइल्स, इनको डिफ्रेंशिएट करना और मेंटेन करना। उनको मेंटेन करने के लिए ये कई सारे सब ब्रांचेस का भी यूज़ करता है, जिसको हम भविष्य में देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब किसी एक लाखों करोड़ों कंप्यूटर में से किसी एक सर्वर कंप्यूटर पे जा कर के, उसके किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी में से जा कर के, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर फाइल को आपको कैसे डिस्प्ले करता है, ये सारा की सारी जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड वेब की होती है। और इस वेब के, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कई सारे सब सिस्टम एक साथ वर्क कर रहे होते हैं।
उसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। अभी केवल डेफिनेशन देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के रूप में रहती है और ये पब्लिक होती है। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आप, ये वेबसाइट जो है वेब सर्वर्स पर हाइपर टेक्स्ट फाइल के रूप में संग्रहित होती है। यानी कि सर्वर के अंदर फाइल होती है और फाइल के अंदर डेटा होता है। इसके बाद आप है अगला पॉइंट है, प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इतने सारे सर्वर हैं, मान लो 2 व्यक्ति हैं, आप ही में से मैं नाम ले लेता हूँ, कोई पर्सन 1 है, कोई पर्सन 2 है, दोनों ने अपना अपना सर्वर बनाया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल ने अपने एक सर्वर बनाया और याहू ने अपना एक सर्वर बनाया। गूगल अपना डेटा याहू से शेयर नहीं करेगा और याहू अपना डेटा गूगल से शेयर नहीं करता। लेकिन अगर गूगल ने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है abc.html और याहू ने भी अगर उसी नाम की फ़ाइल बनाई है abc.html, तो अगर मैं गूगल की फ़ाइल देखना चाहता हूँ, चूँकि दोनों फाइल का नाम सेम है, फिर भी कंप्यूटर जो है या इंटरनेट जो है वो हमें गूगल की फ़ाइल ही दिखाता है। 2 फाइल का नाम सेम होने पर भी वो सर्वर को अलग अलग करता है। ऐसा करने का कारण होता है कि हर वेबसाइट का एक निश्चित नाम होता है जिसको URL बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना www.google.com, ये गूगल का URL है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स मतलब फाइल्स या डेटा, लोकेटर जो लोकेट करता है, और यूनिफॉर्म मतलब जो एक यूनिकनेस बनाए रखता है। तो किसी भी वेबसाइट का एक नाम होता है, जैसे गूगल का नाम है www.google.com और ये यूनिक होता है, किसी और वेबसाइट का नाम सेम नहीं हो सकता। अगर कोई सेम नाम से वेबसाइट बनाता है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी भी www या वर्ल्ड वाइड वेब की ही होती है। यानी कि google.com नाम से आप दोबारा वेबसाइट नहीं बना सकते, रजिस्टर ही नहीं कर सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? वर्ल्ड वाइड वेब की। तो कोई भी डेटा क्लैश ना हो, कोई भी डेटा मिसमैच ना हो, ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की वर्किंग या उनकी कार्यविधि किस तरीके से की जाती है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। वर्ल्ड वाइड वेब में HTML का यूज़ किया जाता है। HTML एक लैंग्वेज है और इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप लोग अगर इसमें एक आध प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में टेक्स्ट के अलावा कुछ मार्किंग भी की जाती है। जैसे बोल्ड करना है तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर B लिखा जाता है। जितने भी IP वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि अगर हम टैग लगाते हैं, B टैग लगाते हैं, तो वो बोल्ड हो जाता है। तो वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसको मैं HTML जब आएगा तो डिटेल से समझाऊंगा, आगे देखते हैं। www जो है वो पूरी तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में हमने पहले भी देखा था कि क्लाइंट एक सर्वर होता है और काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें रखे डेटा के अनुसार। थर्ड पॉइंट है URL किसी भी फाइल का एक एड्रेस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसमें 3 भाग होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। ये तीनों क्या होते हैं ये हम देखेंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, और ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक पार्ट है जिसमें रूल्स होते हैं कि किसी भी फाइल को किस रूल के द्वारा एक्सेस किया जाएगा। तो उन सारे रूल्स के कलेक्शन को प्रोटोकॉल बोला जाता है। प्रोटोकॉल कई टाइप के होते हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का काम होता है, 1 मिनट आप लाइन करेंगे। मेरी ना ऑनलाइन क्लास चल रही है, थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल मैंने बताया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका यूज़ किया जाता है मेल को सेंड करने में, ईमेल को सेंड करने में।
FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई फाइल डाउनलोड करना है, कोई फाइल अपलोड करना है तो आप FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स आप यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कुछ फाइल, कोई वेब सर्वर ओपन करेंगे या कोई वेब पेज ओपन करेंगे तो उसमें प्रोटोकॉल के साथ आपको डोमेन नेम देना होता है। डोमेन नेम जो होता है वो सर्वर का नाम होता है। डोमेन, जैसे गूगल एक डोमेन नेम आप दे सकते हैं, और डोमेन में जैसे लास्ट में आप कॉम लगाते हैं, org लगाते हैं, ये भी एक सर्वर को डिफ्रेंशिएट करता है। इसके बाद फाइल का लोकेशन होता है, और आजकल की जितनी भी वेबसाइट है इसमें फ़ाइल के लोकेशन को एनक्रिप्ट या हाइड कर दिया जाता है ताकि हैकिंग वगैरह ये सब कम हो सके। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वर के द्वारा URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। www का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो एक्चुअली गूगल का एक सर्वर होता है और उस सर्वर का एक IP एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। दुनिया में किसी भी कंप्यूटर का IP एड्रेस गूगल के IP एड्रेस के समान नहीं हो सकता, इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो जब भी हम www.google.com लिखते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर, वर्ल्ड वाइड वेब का जो सर्विस प्रोवाइडर है उस नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, जो हम कल देखे थे कि 8.8.8.4.4 ऐसा कुछ समथिंग था, जिसको याद रखना मुश्किल है, जबकि google.com याद रखना काफ़ी आसान है। तो हमारे काम को, जो क्लाइंट है, जो यूज़र्स हैं, उनके काम को आसान करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइडर इसकी मैपिंग करते हैं। तो जब आप गूगल लिखते हो तो एक्चुअली गूगल को वो कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस में, और IP एड्रेस एक कंप्यूटर का होता है, वो गूगल के सर्वर पर जा कर के आपका डेटा उठा करके आपको स्क्रीन पर दिखा देता है। तो ये काम भी जो है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के सर्विस प्रोवाइडर का। नेक्स्ट है, जब आप एक बार आपकी स्क्रीन पर साइट प्रदर्शित की जाती है, साइट मतलब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें टेक्स्ट के अलावा हाइपर टेक्स्ट भी होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मतलब टैग्स। अगर IP वाले स्टूडेंट हैं तो वो जान रहे होंगे कि किसी भी टेक्स्ट के साथ एक टैग ऐड होता है, टैग ओपन और टैग क्लोज, उसके बीच में कोई टेक्स्ट होता है। अगर मैं B टैग लगाता हूँ तो जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाता है। तो उस टेक्स्ट के साथ जो एडिशनल टेक्स्ट होते हैं, जिसको हाइपर टेक्स्ट या टैग कहते हैं, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता, केवल फॉर्मेट तैयार करता है, उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो इंटरनेट पे जितने भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कर रहे हैं वो हाइपर टेक्स्ट के साथ ही डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है। आपका जो वेब ब्राउज़र है, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, किसी भी प्रकार का मोबाइल पर आप ओपेरा मिनी यूज़ करते हैं, UC ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ये क्लाइंट एप्लीकेशन है जो सर्वर से डेटा लेता है हाइपर टेक्स्ट के रूप में, उसमें से हाइपर टेक्स्ट को हटा के केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। ये सारा जो पूरा मेंटेनेंस है ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का 2 टॉपिक, जिसमें हमने इंटरनेट के एप्लीकेशंस के बारे में देखा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा वर्ल्ड वाइड वेब या www के बारे में। इसके बाद हम अभी डाउट सेशन चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।